Hello to all our community members. Welcome to Mission IES PCS. We were discussing on the topic of impact of COVID-19 on Indian society और अब तक हम लोगों ने इसके दो टॉपिक आई थिंक ही कवर कर लिए हैं, इट्स इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन डोमेस्टिक वायलेंस। ठीक है, और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमने यस्टरडे एक वीडियो डाली थी आपकी यूपीएससी इंडियन सोसाइटी की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आई हैं, मेंस एनालिसिस उसका किया गया है अच्छे तरीके से। और आपको भी पता है कि जो आपका इंडियन सोसाइटी का टॉपिक है काफ़ी अच्छा खासा वेटेज रखता है। मैंने आपको बताया भी था कि 2021 की बात करें तो आपका लगभग 130 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। 2020 में भी बात करें तो अप्रोक्स 130 के मार्क्स, और 2022 की बात करें तो 75 मार्क्स। अब आपको लग रहा होगा इतना कम क्यों, तो इट इज़ एक्चुअली ये जो आपके 2021 है या फिर 2022 का जो हमने पेपर डिस्कशन किया था, इसमें GS1, GS2, GS3, GS4 इन सब के जो क्वेश्चन जहां से सोसाइटी इंटरलिंक्ड है उन सबको एक प्रकार से आधार मानकर हमने देखा था। और 2022 के पेपर में डायरेक्ट 6 क्वेश्चन आया था आपका 75 मार्क्स। तो अगर हम GS1, GS2, GS3, GS4 में सोसाइटी के टॉपिक्स को अगर इंक्लूड करें तो वो भी आपका 130-135 मार्क्स चल ही जाएगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं सोसाइटी का रेलेवेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना काफ़ी ज़रूरी है, उस पर विचार करना, सोचना, डायमेंशन को ओपन करना, कौन कौन से स्टेक होल्डर इन्वॉल्व है उन सब के एंगल से जज करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तभी जाके आप आंसर राइटिंग कर सकोगे, वो भी एक प्रॉपर डायमेंशन में। ठीक है, और हमेशा एक बात याद रखिए कि जब आप आंसर राइटिंग करते हो तो दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहली बात तो ये कि स्टेक होल्डर्स, बिकॉज स्टेक होल्डर्स को जब आप ओपन करोगे तो आपको आंसर्स ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में लिखने में काफ़ी ज़्यादा सहूलियत होगी। नहीं तो क्या होता है कि कोई भी टॉपिक आया तो उस पर हम एक ही डायमेंशन में लिखना शुरू कर देंगे, तो इससे क्या होगा कि आपका जो एक सर्टेन टाइम के बाद फ्लो रुक जाएगा, क्योंकि आपके पास आगे लिखने के लिए और कुछ नहीं है, लेकिन आप डायमेंशन ऐड कर देते हो। ठीक है, तो आपका जो आंसर क्वालिटी है बढ़ जाएगा, आप और अच्छे से और एलिबरेट तरीके से आंसर लिख पाओगे। तो इस एंगल को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि जैसे इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन इंडियन सोसाइटी। तो इंडियन सोसाइटी क्या हो गया, एक प्रकार से आपका एक वास्ट अम्ब्रेला टर्म हो गया। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से स्टेक होल्डर आ जाएंगे, इसके अंतर्गत आपके एल्डरली भी आ सकते हैं, इसके अंतर्गत आपके वोमेन भी आ सकते हैं, इसके अंदर आपके चिल्ड्रन भी आ सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ अगर हम प्रोडक्ट पर्सपेक्टिव में देखें तो इसका इम्पैक्ट किस पर हुआ होगा, हेल्थ पर भी हुआ होगा, पॉवर्टी पर भी हुआ होगा, इनइक्वलिटी पर भी हुआ होगा। ठीक है, कल्चर एंड ट्रेडिशन पर भी हुआ होगा। तो ये हुआ, हमने अपना डायमेंशन को ओपन कर दिया, इकोनॉमी पर भी हुआ होगा। तो अगर आप डायमेंशन को रेस्ट्रिक्ट करोगे तो क्या होगा कि 2-3 पॉइंट्स कीवर्ड्स ही बनेंगे, लेकिन अगर आप डायमेंशन ओपन कर देते हो तो आपको इतने सारे डायमेंशंस खुल जाएंगे और आप एक एक डायमेंशन के एक एक पॉइंट भी लिख दोगे आंसर्स में विद सब्सटेंशिंग विद द डाटा अगर रिक्वायर्ड है। तो अल्टीमेटली आपके जो आंसर्स है वो और ज़्यादा एलोबरेट लगेंगे। हाँ, लगेगा कि आपने जो है ब्रॉडर पर्सपेक्टिव को रिप्रेजेंट किया है इन द पेपर। तो इसलिए मैं आपको इम्पोर्टेंस की बात बताता हूँ कि जो आपका डायमेंशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और डायमेंशन तभी आप खोज पाओगे जब आप स्टेक होल्डर्स को एक बार समझ जाते हो। ठीक है, स्टेक होल्डर्स जैसे हम इथिक्स में पढ़ते हैं ना, इथिक्स में हम सबसे पहले स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करने का प्रयास करते हैं। स्टेक होल्डर्स मतलब क्या, कि उससे रिलेटेड जो पर्सन इन्वॉल्व है, ठीक है, या फिर ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है, ठीक है, या फिर उससे रिलेटेड कुछ इनिशिएटिव ली गई है, तो वो सब आपके स्टेक होल्डर में आ जाएंगे। तो इस एंगल से आपको देखना है। होप यू अंडरस्टूड। काइंडली प्लीज वॉच द एनालिसिस वीडियो, ये आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होने वाली है। ठीक है, वीडियो लंबी है बट इसका मतलब ये नहीं कि आप देख नहीं सकते, आराम से देख सकते हो, उसको समझो, क्वेश्चंस को देखो। हमने क्वेश्चंस के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बताया है कि किस प्रकार से आंसर को अप्रोच किया जा सकता है। तो जाहिर सी बात है उससे आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि हाँ क्या पढ़ना है, किस एंगल से पढ़ना है, क्योंकि रोज न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आते रहती हैं और मैगजीन्स पब्लिश होते रहते हैं, लेकिन व्हाट वी हैव टू चूज इट इज डिपेंडेंट ऑन कि हाउ मच वी आर नॉन टू आवर सिलेबस, टू नॉन टू आवर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो इस एंगल से आपको देखना है। ठीक है, तो होप यू अंडरस्टूड।
तो पिछले लेक्चर सीरीज में हमने एम्प्लॉयमेंट और डोमेस्टिक वायलेंस पर क्या इम्पैक्ट हुआ था कोविड-19 का, वो हमने देखा था, ठीक है। और इस पर क्वेश्चंस भी आई थी, और 2022 के पेपर में वर्क फ्रॉम होम का क्या इम्पैक्ट होता है फैमिली रिलेशनशिप पर, उस पर क्वेश्चन आए। तो कहीं ना कहीं कोविड-19 से ही आप जोड़ कर देख सकते हो, क्योंकि कोविड-19 के दौरान आपका जो वर्क फ्रॉम होम का कल्चर है वो निकल कर आया था, और ये जो वर्क फ्रॉम होम का कल्चर है वो आगे भी चलेगा। तो वो सदाबहार टॉपिक हो सकती है, इसलिए उस पर एक अपना जो शॉर्ट नोट है या फिर आपका डायग्राम है वो तैयार करके रखें, ताकि आगे आपको सहूलियत हो सके अपने आंसर राइटिंग में, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, बट बिफोर दैट अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब दैट, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूले, अपने रिस्पॉन्स देना बिल्कुल ना भूलो, बिकॉज योर सब्सक्रिप्शन, योर लाइक्स गिव्स मी impulse to go forward for making you the lecture series available at right time. Okay, let's start. We have discussed all these. Now we will move to the impact of COVID-19 on women and children. अब आपने देखा होगा कोविड-19 जब आई थी तो इकोनॉमिक एक्टिविटी शटडाउन हो गई थी, ठीक है। इन्फेक्शंस तेजी से बढ़ते जा रहे थे, और जो आपका फैमिली में जो क्राइसिस निकल कर आई, आपने भी सुना होगा कितने के फैमिली में ये सब घटनाएं भी हुई है ना, डेथ होने लगे उनके जो भी पीपल्स हैं, और इसके कारण आपका मेंटल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस, ये सब देखने को मिला। एलोंग विथ व्हाट, जो वोमेन थी, जो बच्चे थे, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए। जब हम बच्चे की बात करते हैं है ना, तो बच्चे अपने पेरेंट्स खो दिए थे, ऑर्फन हो गए थे। तो आप समझो कि बच्चे की परवरिश पर कितना असर पड़ा होगा। साथ ही साथ जो बच्चे का केयर कौन करेगा, बच्चे अगर अनाथ हो जाते हैं तो उसको एजुकेशन कौन प्रोवाइड करेगा। एक प्रकार से यूँ कहो कि आगे का जो फ्यूचर है चिल्ड्रन का, वो तो अंधकार में चला गया होगा। तो एक सबसे बड़ी इशू ये निकल कर आई थी ऑर्फनेज वाली, यानी कि बच्चे अनाथ हो गए थे बिकॉज ऑफ द डेथ ऑफ द पेरेंट्स, बिकॉज ऑफ द कोविड-19। उसके बाद अदर इश्यूज थे चिल्ड्रन से रिलेटेड, जैसे आपका लर्निंग लॉस बिकॉज ऑफ द क्लोजर ऑफ द स्कूल्स, द ट्यूशंस, अलोंग विथ आपका जो खेलने की पोटेंशियल थी बच्चों की, है ना, वो भी रेस्ट्रिक्ट हो गई थी। यूं कह सकते हो कि बच्चे तो खेलना पसंद करते हैं, अब उनको खेल नहीं मिलेगा तो फिर उनका जो मानसिक विकास है वो कैसे हो पाएगा। तो ये भी सबसे बड़ा इम्पैक्ट डाला था। तीसरी इंपॉर्टेंट बात करें तो आपका रूरल अर्बन डिवाइड, कि बच्चे अगर डिजिटल एजुकेशन पा रहे थे तो रूरल एरियाज में कहीं ना कहीं वो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, तो जो रूरल एरियाज के बच्चे हैं वो एक्सेस नहीं कर पा रहे थे डिजिटल एजुकेशन को, डिस्पाइट कि गवर्नमेंट जो है डिजिटल एजुकेशन के सर्विसेज प्रोवाइड कर रही थी। तो ये सब बात निकल कर आती है। एलोंग विथ व्हाट अगर हम बात करें तो जो आपके चिल्ड्रेन हैं वो माल न्यूट्रिशन सबके शिकार भी होने लग गए थे। क्यों? क्योंकि आप याद करो जो आपके गवर्नमेंट स्कूल्स हैं ना, वो सब शट डाउन हो गए थे, और गवर्नमेंट स्कूल में मिड डे मील स्कीम चलती है, साथ ही साथ आपका फूड डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम चलता है। तो स्कूल बंद होने के कारण ये सब समस्याएं उनको फेस करनी पड़ी, ठीक है। तो ये तो बात हो गई चिल्ड्रेन की, ओवरऑल हमने आपको एक कंक्लूजन बताया। साथ ही साथ अगर हम बात करें वुमेन की, तो वुमेन पर जो वर्कलोड है वो बढ़ गया, बिकॉज अनपेड केयर वर्क जो कि एक महिलाएं करती हैं फॉर द एल्डरली, फॉर देयर पेरेंट्स, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ द कोविड-19 ये जो आपका अनपेड केयर वर्क है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली, वर्कलोड बढ़ गया। साथ ही साथ आप समझो कि डोमेस्टिक वायलेंस जैसे इंसिडेंट्स निकल कर आए बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस, फिजिकल मेंटल जो क्रिएट हो रही थी उस माहौल में, ठीक है। तो ये सब असर कहीं ना कहीं वोमेन पर पड़ रहा था। तो ये बात हमने देखा। चलो ये हमने आपको ओवरव्यू दे दिया, और अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डाटा के ऊपर। तो जो कोविड-19 का क्राइसिस है ये आपका लंबा चलेगा, और अल्टीमेटली नेगेटिव इम्पैक्ट डाला था वुमेन एंड चिल्ड्रन पर। और एक डाटा आप देख सकते हो, मोर देन 1.5 बिलियन स्टूडेंट्स ये बेसिकली स्कूल से बाहर हो गए थे, है ना। क्यों? बिकॉज स्कूल बंद हो गई थी, ठीक है। और एलोंग विथ व्हाट जॉब इनकम लॉस भी हुआ था पेरेंट्स का, और बिकॉज ऑफ दैट वो अपने बच्चे को स्कूल भी नहीं भेज पा रहे थे, ठीक है। और गवर्नमेंट स्कूल सब भी शट डाउन हो गए थे बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शंस इश्यूज। तो ये सब प्रॉब्लम निकल कर आई, ठीक है। तो अगर हम पहला टॉपिक देखें इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रन एंड वुमेन,
तो पहली बात तो ये कि बहुत सारे बच्चे पॉवर्टी में या फिर एक्सट्रीम पॉवर्टी में फिर से आ गए। ऐसा माना जाता है कि जो आपका 2021 का ईयर रहा, ठीक है, यानी कि क्राइसिस ईयर, उस साल में लगभग 42 से 66 मिलियन चिल्ड्रन, यानी कि 4.2 करोड़ से 6.6 करोड़ बच्चे वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में फॉल आ गए। यानी कि फॉल मतलब क्या, एक्सट्रीम पॉवर्टी के चंगुल में आ गए, ठीक है, बिकॉज ऑफ द क्राइसिस। और 2019 में लगभग 38.6 करोड़ पीपल ऑलरेडी एक्सट्रीम पॉवर्टी में थे, और बिकॉज ऑफ दिस क्राइसिस एडिशनल आपका मान के चलो कि 4.5 करोड़ चिल्ड्रन वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में एक्स्ट्रा ऐड हो गए। तो आप समझो, इस डाटा को आपको ध्यान रखना है। एक बार से आपको पता चलेगा कि कितने बच्चे एक्सट्रीम पॉवर्टी में अभी भी हैं। अब एक्सट्रीम पॉवर्टी के कारण क्या होगा, माल न्यूट्रिशन जैसी समस्याएं उनको झेलनी पड़ेगी, एजुकेशन, लर्निंग गैप, लर्निंग लॉस, ठीक है, और बाद में उनका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो अल्टीमेटली वो जब कैरियर बनाने जाएंगे तो कैरियर में भी उनको काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा, है ना, इनफॉर्मल वर्क्स में चले जाएंगे, तो वो फिर पॉवर्टी के साइकिल को जन्म देगा। तो इस प्रकार से आपका जो है कंसेप्ट लिंक्ड है, ठीक है। तो ये डाटा याद रखना है आपको, 386 मिलियन चिल्ड्रन जो ऑलरेडी एक्सट्रीम पॉवर्टी में थे। तो एक प्रकार से अंदाजा आपको रहेगा कि हाँ, कि एक्सट्रीम पॉवर्टी की सिचुएशन बच्चों में भी काफ़ी ज़्यादा है। 38 करोड़ यहाँ पर नहीं है, बहुत लंबा एक प्रकार से डाटा है, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि इकोनॉमिक वेलबींग पर भी असर पड़ा, बिकॉज जो महिलाएं वर्क करती थी उनकी वर्क छीन ली गई, एक प्रकार से बिजनेस एक्टिविटी शट डाउन हो गई, या फिर यूं कह सकते हो कि पहले की तरह रन नहीं हो रही थी, तो इनकम लॉस हुआ, ठीक है। तो इसके कारण जो वोमेन जो है वो उनकी वल्नरेबिलिटी बढ़ गई, लाइवलीहुड पर असर पड़ा और इकोनॉमिक वेलबींग पर असर पड़ा, ठीक है। और अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, एग्जैजरेटिंग द लर्निंग क्राइसिस, तो लर्निंग क्राइसिस और ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है, बिकॉज ऑफ द स्कूल क्लोजर्स। एंड उसमें भी क्या, जो गर्ल चाइल्ड है वो ज़्यादा प्रभावित हुई। और वैसे भी आपको पता है जो गर्ल चाइल्ड के एजुकेशन के बारे में अवेयरनेस ऑलरेडी बहुत कम है, और बिकॉज ऑफ दीज क्राइसिस जो आपका गर्ल चाइल्ड है वो और ज़्यादा प्रभावित होंगी, है ना, स्कूल से इनको एक्सट्रैक्ट आउट कर लिया जाएगा, ठीक है, डोमेस्टिक वर्क में इनको इन्वॉल्व कर दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं, होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। और ये बात हो गई। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जो थ्रेट टू सर्वाइवल एंड हेल्थ। हाँ, इन द सेंस कि जो आपका माल न्यूट्रिशन की समस्या है ना, वो बेसिकली बढ़ने लगी। कैसे बढ़ने लगी, बिकॉज जो बच्चे हैं वो रिलाई करते हैं नॉर्मली ऑन द स्कूल मील्स, जैसे आपका मिड डे मील सब में दिया जाता है, ठीक है, जो उनके न्यूट्रिशनल नीड्स को फुलफिल करता है। बिकॉज ऑफ द क्लोजर ऑफ द स्कूल्स ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल्स एंड आंगनबाड़ी सेंटर्स, तो इसके कारण जो रिलायबल सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन है वो नहीं मिल पा रही थी। अब इसके कारण क्या होगा, माल न्यूट्रिशन की समस्याएं बढ़ जाएंगी और उनके सर्वाइवल और हेल्थ पर असर पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी वोमेन जो है आपका एनीमिया जैसी इश्यूज फेस करती है, ठीक है। एनीमिया मतलब समझते हो, आयरन की कमी शरीर में होती है, उसको एनीमिया कहते हैं, एज वेल एज अदर न्यूट्रिशन डिफिशेंट लाइक डिजीजेज। उसके बाद रिस्क फॉर चाइल्ड सेफ्टी, तो चाइल्ड सेफ्टी के प्रति जो रिस्क है उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिली, बिकॉज मानते हैं कि चलो ठीक है कि जो डिजिटल एजुकेशन है वो आया, लेकिन जो डिजिटल एजुकेशन आपका आया टू गेट एजुकेटेड ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाया डिस्टेंस लर्निंग, तो इसके कारण ये भी तो हो सकता है कि अब बच्चे हैं उनको पता तो नहीं ना क्या अप्रोप्रिएट कंटेंट है क्या इनअप्रोप्रिएट कंटेंट है, और इनअप्रोप्रिएट कंटेंट पे बच्चे आकर्षित ज़्यादा होते हैं, चाहे वो आपका पोर्नोग्राफी का हो या फिर आपका जो ऑनलाइन फ्रॉड देखने को मिलता है, ठीक है, कि भाई साहब गेम में पार्टिसिपेट करो और अर्न करो और पता चला उनके पैसे छीन ले जाते हैं। तो साइबर बुलिंग जैसे इंसिडेंट्स अब भी निकल कर आ सकते हैं, तो रिस्क फॉर चाइल्ड सेफ्टी ये भी है। उसके बाद इंक्रीज मालन्यूट्रिशन की समस्याएं बढ़ी, ये तो हमने आपको बताया भी ना, क्योंकि जब आपका लॉकडाउन हुआ था तो जो आपका सप्लाई चेन है वो डिसरप्ट हुई थी, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डिसरप्ट हुआ था। तो जो आपका भारत की फूड सिक्योरिटी चैलेंज है वो इमर्ज होकर आई थी, चाहे वो अवेलेबिलिटी की बात करो, एसेसिबिलिटी की बात करो, स्टेबिलिटी की बात करो, या फिर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो जाहिर सी बात है जब एसेसिबिलिटी नहीं हो पाएगी बिकॉज ऑफ द वीकर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, बिकॉज ऑफ द रेस्ट्रिक्शंस ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन, तो जाहिर सी बात है
जो आपके वोमेन हो या चिल्ड्रेन हो उन न्यूट्रिशनल फूड्स को एसेस नहीं कर पाएंगे और अल्टीमेटली माल न्यूट्रिशन की समस्या बढ़ेगी। अलॉन्ग विथ जो आपका इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज चलाई जाती है वो भी इफेक्ट हुआ। इसके अंतर्गत क्या होता है, जो आपका आंगनबाड़ी सेंटर चलाए जाते हैं, जो 6 ईयर्स से कम उम्र के बच्चे होते हैं उनका डेवलपमेंट किया जाता है, उनको फूड न्यूट्रिशन सब प्रोवाइड किए जाते हैं अलॉन्ग विथ आपका बेसिक लर्निंग्स। ठीक है, तो इसके कारण आपका ये जो आंगनबाड़ी सेंटर्स है वो सभी बंद हो गए थे, तो ऐसे में उनकी जो न्यूट्रिशनल नीड है, साथ ही साथ यहाँ पर आपका हेल्थ सर्विसेज भी प्रोवाइड किया जाता है, जैसे वैक्सीनेशन सब हो गया, तो ये सभी प्रभावित हुआ था। ठीक है, तो इसके कारण मदर भी प्रभावित हुई और बच्चे भी प्रभावित हुए, बिकॉज बच्चों को वैक्सीनेशन दिया ही जाता है इन सब सेंटर्स पर, आंगनबाड़ी सेंटर्स पर। बिकॉज ऑफ दीज शटडाउन वो वैक्सीनेशन उनको टाइमली भी नहीं मिल पा रही होंगी। ठीक है, जैसे पोलियो के डोजेज की ही बात कर लो, तो इस प्रकार से जो आपका इश्यू है वो और ज़्यादा ब्रॉड होता चला गया। अलॉन्ग विथ इफेक्ट ऑन मार्जिनलाइज्ड एंड डिसेबल्ड वुमेन पॉपुलेशन, कहने का मतलब यह है कि जो महिलाएं ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल है बिकॉज ऑफ द पॉवर्टी, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ प्रॉपर इनकम सोर्सेज, और ऐसे में कोविड-19 का जो प्रकोप है उसने इन सब वल्नरेबल सेक्शन को और ज़्यादा प्रभावित किया और ज़्यादा गहरे से प्रभावित किया। ठीक है, उसके बाद जेंडर बेस्ड वायलेंस, ये हमें देखने को मिला था बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन इकोनॉमिक स्ट्रेस ऑन द फैमिलीज। ठीक है, तो आपका जो महिलाएं हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार बनी। ठीक है, जेंडर बेस्ड वायलेंस देखने को मिला। अलॉन्ग विथ डिसरप्शन ऑफ सप्लाई चेन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन प्रेग्नेंट वुमेन। डिसरप्शन ऑफ सप्लाई चेन, सप्लाई चेन मतलब समझते हो कि जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, है ना, जहाँ से ओरिजिन हो रहे हैं और जहाँ पर वो डिलीवर होने वाले हैं, तो इस वे के बीच जो भी आपका प्रोसेस है, मैकेनिज्म है, वो सब आपका सप्लाई चेन के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ द रेस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसपोर्टेशन सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई, तो जो भी आपका फूड सप्लाई है वो आपका डिस्टर्ब हुआ था, साथ ही साथ लेबर शॉर्टेजेज हुई एलोंग विथ लिमिटेड प्रोडक्शन, और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो रेस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी। रेस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी के कारण लेट से मान के चलो कि कोई महिलाएं प्रेग्नेंट है, अल्टीमेटली उनको हॉस्पिटल जाना है, तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ही नहीं है, तो कैसे जाएंगी। साथ ही साथ ये भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे हॉस्पिटल जो है वो बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ द कोरोना वायरस शट डाउन हो गए थे, या फिर वो जो है केसेस को ले नहीं रहे थे, तो ये सब चीज़ सिचुएशन निकल कर आई थी। ठीक है, ये बात हो गई। चलो वे फॉरवर्ड की बात करें तो इसमें बोला गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करिए कि क्या इम्पेक्ट हुआ है वुमेन के ऊपर, चिल्ड्रन के ऊपर, ताकि हम और ज़्यादा अननोन इन्फॉर्मेशन को जान सके और एक्ट कर सके। साथ ही साथ मोर सॉलिडेरिटी अपनाने की ज़रूरत है। ठीक है, इट इज़ ए टाइम टू टेस्ट आवर सॉलिडेरिटी विद इन द लोकल कम्युनिटी, साइंटिफिक रिसर्च कम्युनिटी, ठीक है, एज वेल एज द कम्युनिटी ऑफ द नेशंस, टू इंश्योर कि वेलबींग हो हम सबों का। उसके बाद सोशल असिस्टेंस देने की ज़रूरत है। ठीक है, फैमिलीज को, साथ ही साथ बच्चों को यूनिवर्सल चिल्ड्रन ग्रांट्स दिया जा सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ मॉनेटरी वैल्यू, सो दैट उनको जो न्यूट्रिशनल नीड है वो फुलफिल किए जा सके। ठीक है, और वो एक्सट्रीम पॉवर्टी से उनको बचाया जा सके। तो ये सब बातें हैं। along with urgent adoption of standard physical distancing and lockdown strategy, यानी कि जो भी आपका स्टैंडर्ड फिजिकल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स है, रूल्स है, उसको आप अपनाइए अर्बन एरियाज में, डिफेक्टिव सेटलमेंट्स में, बिकॉज अर्बन एरियाज आपका काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल होता है इन्फेक्शंस के, बिकॉज जो आपका लोकेलिटी होते हैं ना काफ़ी क्लोजली अटैच होते हैं। यूँ कह सकते हो कि फ्लैट पर फ्लैट होता है आपका एक बिल्डिंग में। उसके बाद आप समझ सकते हो कि इन्फेक्शन कितनी तेज़ी से बढ़ती है। आपने सुना भी होगा जो स्लम एरियाज हैं वहाँ पर भी आपका इन्फेक्शन देखने को मिला था, काफ़ी तेज़ी से बढ़ा था, रोक नहीं पा रहे थे गवर्नमेंट। उसके बाद कंटिन्यूटी ऑफ द सर्विसेज को प्रायोरिटाइज करिए, जो नीड है ना, जैसे फूड सब है, तो वो सब जो है विदाउट एनी डिस्टर्बेंसेस पहुँचे। ठीक है, एज वेल एज जो आपका स्कूलिंग है वो आपका बाधित ना हो, तो चाहे आप ओपन डिस्टेंस लर्निंग लेकर आइए, डिजिटल लर्निंग लेकर आइए। ठीक है, तो उन सब के माध्यम से जो इसेंशियल कंटिन्यूटी ऑफ सर्विसेज है उसको आप चालू रखिए। ठीक है, न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स चलाइए, मैटरनल एंड न्यूबॉर्न केयर को इंश्योर करिए, इम्यूनाइजेशन सर्विसेज को इंश्योर कर, नहीं तो फिर कोविड-19 तो एक समस्या है ही। अगर हम इन इसेंशियल सर्विसेज को भी रोक देंगे तो इसके कारण प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड करिए इन द सेंस कि जो पेरेंट्स से केयर गिवर्स हैं, है ना, वो भी ज़्यादा वल्नरेबल हैं इन इन्फेक्शन से। साथ ही साथ मेंटल स्ट्रेस भी देखने को मिलता है। तो एक प्रकार से
प्रैक्टिकल सपोर्ट हो, यूँ कह सकते हो कि साइकोलॉजिकल सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ कंसल्टेशन, ये सब हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने समझा इन चीज़ों को। अब चलते हैं वायलेंस फ्री होम ए वुमेन्स राइट इनिशिएटिव। तो बेसिकली एक इनिशिएटिव लॉन्च की गई थी, जो आपका नाम आप देख सकते हो, वायलेंस फ्री होम। और ये लॉन्च की गई थी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, दिल्ली पुलिस एंड टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, मुंबई। याद रखने की जरूरत नहीं, प्रीलिम्स में नहीं पूछा जाएगा, बस नाम याद रखना कि इसका एम क्या है। इसका एम यही है कि जो महिलाएं डोमेस्टिक वायलेंस फेस करी, जिसके कारण उनका जो सेल्फ स्टीम, सेल्फ वर्दीनेस, सेल्फ डिग्निटी वायलेट हुआ, उसको रिबिल्ड करना है। ठीक है, बिकॉज महिलाएं जो है डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार होती रही हैं, और कोविड-19 में ये जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा देखने को मिल रही थी, और न्यूज़पेपर में ये सब काफ़ी ज़्यादा निकल कर भी आ रहे थे। आपको पता है ना, शेडो पेंडेमिक। ठीक है, शेडो पेंडेमिक। तो ये जो आपका एक क्वेश्चन आया था कि जो आपका इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19, आई थिंक कि ऑन द फैमिली रिलेशन लिस्ट, ऐसे क्वेश्चन आता है तो शेडो पेंडेमिक वाला आप कीवर्ड डाल दोगे तो और ज़्यादा अच्छा होगा। उसके बाद जो महिलाएं हैं उनको इमीडिएट सर्विसेज प्रोवाइड करिए बेस्ड ऑन देयर नीड्स, लाइक काउंसलिंग दीजिए, ठीक है, शेल्टर दीजिए या फिर मेडिकल एड दीजिए। उनको लॉज और उनके राइट्स के प्रति जागरूक करिए, पुलिस सपोर्ट प्रोवाइड करिए, अलॉन्ग विद अवेयरनेस क्रिएट करिए इन द कम्युनिटी, बिकॉज अवेयरनेस ही कहीं ना कहीं जो आपका कन्फ्लिक्ट का समाधान है। ठीक है, ताकि वायलेंस ना क्रिएट हो अगेंस्ट द वुमेन, और वुमेन की जो राइट्स है उसको रेस्पेक्ट किया जाए। तो कंक्लूजन की बात करें तो वही बात है कि फॉर एग्जांपल लेट्स से कि ये जो पैंडमिक है वो ओवर हो भी जाएगा, लेकिन जो आपका मेंटल ट्रॉमा इसने क्रिएट किया है ना, डिफरेंट फैमिलीज के ऊपर, उसको जाने में समय लगेगी। तो कहीं ना कहीं मोर अवेयरनेस, मोर एजुकेशन इंश्योर किया जाए अबाउट द स्ट्रेस एंड द पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ये सब बात है। तो फ्रेंड्स, हमने ये टॉपिक को जल्द से जल्द कंप्लीट किया। अब हम चलेंगे दूसरे टॉपिक में, दैट इज योर इम्पैक्ट ऑफ कोविड ऑन एजुकेशन, दैट इज लर्निंग लॉस। ये तो आपने सुना भी होगा, बार बार न्यूज़पेपर में भी आ रहा था, कितने सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे। ठीक है, और ये ध्यान रखना है, आप हमें बताओ ये जो हमने टॉपिक अभी डिस्कस किया ना, एसडीजी गोल से लिंक कर देना। कंक्लूजन आपको अगर नहीं लिखने में बन रहा है तो जस्ट एड योर एसडीजी गोल्स, बिकॉज वो जो 17 या 16 गोल्स है ना, वो आपके कंक्लूजन के रूप में काम कर सकते हैं। कि कहीं कंक्लूजन नहीं बन पा रहा है तो ध्यान रखना है कि एसडीजी गोल्स को ऐड कर दे, तो आराम से आपका कंक्लूजन तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात निकल कर आ जाती है। चलो अब हम चलते हैं इम्पैक्ट ऑफ कोविड ऑन एजुकेशन। तो इससे पहले हम इस डिस्कशन को स्टार्ट करें, जाहिर सी बात है, अगर भूख प्यास लग रही है तो जाके खा पी कर आए आराम से, उसके बाद लेक्चर सुने। ठीक है, तो आपको और ज़्यादा मज़ा और आनंद आएगा लेक्चर सुनने में, समझने में। और आंसर राइटिंग करना ना भूले, मैंने आपको बताया भी था सोसाइटी के एनालिसिस जो किए हैं हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। ठीक है, करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक पोर्शन और प्लस आंसर राइटिंग, इसके अलावा और कुछ करना ही नहीं है आपको। ठीक है, तो आपका टॉपिक तैयार, आपके दिमाग में चिपक जाएंगी कीवर्ड्स या फिर आपके जो भी आंसर्स के अप्रोच है, तो आप आराम से अच्छा कर सकते हो। ठीक है, तो देखो, मैंने आपको बताया था ना, जब कोविड-19 आई तो आपका जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो सब बंद हो गए थे। अब जाहिर सी बात है, आप सोचो कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, ठीक है, उसमें ना जाने कितने करोड़ ऑफ स्टूडेंट पढ़ते हैं, अगर हम वेरियस स्टेट्स को कंबाइन कर दे तो। अब ये सब स्कूल जब शट डाउन हो जाएंगे या फिर आपका यूनिवर्सिटी कॉलेजेस सब शट डाउन हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि जो बच्चे हैं, एक तो ये कि फर्दर स्टडी नहीं कर पाएंगे, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि जो उन्होंने स्टडी की होगी, जो उन्होंने पढ़ाई की होगी, उसको भूलने लग जाएंगे। तो ये जो भूलने की इशू निकल कर आई, वेरियस रिपोर्ट्स एंड आर्टिकल्स में ये एनालिसिस भी निकल कर आया था कि इसके कारण लर्निंग लॉस काफ़ी ज़्यादा हो रही है, जो बच्चे के भविष्य को प्रभावित करेगी। ठीक है, तो लेट्स से कि 2 साल तक कोई व्यक्ति मैथ्स नहीं पढ़ा तो वो भूलने लग जाएगा। उसी प्रकार से अगर बच्चे लगातार 2 साल तक वो स्कूल को एक्सेस नहीं कर पाए, एजुकेशन को एक्सेस नहीं कर पाए, तो वो चीज़ें जो है वो भूल जाएंगे, और जब वो फिर से रिज्यूम करेंगे स्कूल या फिर
आपका जो भी पढ़ाई, तो उनको ये चीज़ें फिर से समझने में दिक्कत आएंगी, कनेक्ट करने में दिक्कत आएगा, और इसके कारण उनकी जो फर्दर स्टडी है वो भी प्रभावित हो जाएगी। ये चीज़ें चलती है, ठीक है। तो होप यू अंडरस्टूड। तो अगर हम बात करें कोविड-19 की, तो इस एजुकेशन का क्या इम्पैक्ट हुआ है, तो एक प्रकार से पॉजिटिव इम्पैक्ट और निगेटिव इम्पैक्ट दोनों सेंस में हम देखेंगे। पॉजिटिव सेंस में इसलिए बिकॉज डिजिटल एजुकेशन सब आया था, और इसके कारण जो आपका रीचेबिलिटी है या फिर एसेसिबिलिटी है वो वाइडर एरियाज तक पहुंची, रूरल एरियाज में भी पहुंची, ठीक है। साथ ही साथ जो पुअरर सेक्शंस थे वो लेट्स से कि स्कूल, बेटर स्कूल नहीं जा पा रहे थे, तो अल्टीमेटली वो जो है डिजिटल एजुकेशन के माध्यम से एजुकेशन को एक्सेस कर पा सकते थे, ठीक है। तो अगर हम बात करें पॉजिटिव इम्पैक्ट की, तो पहली बात तो ये कि जो यूज ऑफ सॉफ्ट कॉपी ऑफ लर्निंग मटेरियल, इसका एक प्रकार से इंक्रीज बढ़ा। आपको ही पता है, आपने भी इस चीज़ को महसूस किया होगा, जब आपका लॉकडाउन सब हो गया था, शटडाउन हो गया था, तो आप एक्सेस नहीं कर पा रहे होगे अपने फिजिकल मटेरियल को, चाहे मैगजीन्स हो या फिर बुक्स हो। तो धीरे धीरे वो जब सॉफ्ट कॉपी आने लगी तो आप सॉफ्ट कॉपी पढ़ने लगे, सॉफ्ट न्यूज़पेपर आपने पढ़ने लगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये आपका अदर लर्निंग स्टडी मटेरियल पर भी अप्लाई होता है, ठीक है। उसके बाद कोलैबोरेटिव वर्क में इंप्रूवमेंट हुआ, यानी कि कोलैबोरेटिव टीचिंग, मिलजुल कर पढ़ाई करवाते हैं, पढ़ते हैं, इस प्रकार की चीज़ें बढ़ी। जैसे यूट्यूब प्लेटफॉर्म सब की बात कर लो, तो उस दौरान कोविड-19 जब लॉकडाउन हुआ था ना, तो उस दौरान ही बहुत सारे जो टीचर्स थे जो ऑफलाइन पढ़ाते थे वो ऑनलाइन आए, और आप देख सकते हो बहुत सारे टीचर्स का ग्रोथ हुआ है उस समय के पीरियड में, ठीक है। तो ये बात निकल कर आती है। उसके बाद ऑनलाइन मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेस, इन सब में बढ़ोतरी हुई, वेबिनार सब ऑनलाइन कंडक्ट किए जाने लगे, ये सब तो चीज़ें आम बात है। उसके बाद डिजिटल लिटरेसी बढ़ी। डिजिटल लिटरेसी इन द सेंस की जो ऑफलाइन टीचिंग है वो शट डाउन हो गई, तो अल्टीमेटली बच्चे या फिर लर्नर्स कहाँ पर आएंगे, ऑनलाइन आएंगे, ठीक है। और जो आपके चीप इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं वेरियस टेलीकॉम प्रोवाइडर के द्वारा, एज वेल एज जो आपके ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइडर है, तो उन सब के कारण भी जो आपका डिजिटल लिटरेसी है वो बढ़ा है, ठीक है। और ये सब बात निकल कर आती है एलोंग विद यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फॉर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो भी लर्निंग मटेरियल्स है वो स्टूडेंट के पास इजीली भेज दिए जाते हैं वाया ईमेल, एसएमएस, फ़ोन कॉल्स, ठीक है। तो देख सकते हो सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल एजुकेशन पर्पज़ के लिए किया जा सकता है फॉर वैल्यूबल पर्पज़। उसके बाद वर्ल्ड वाइड एक्सपोजर। वर्ल्ड वाइड एक्सपोजर यानी कि जो आपके लर्नर्स है जो सीखना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है जब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आएंगे तो जो वर्ल्ड लेवल में बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटी है उनको भी एसेस कर सकते हैं, उनके भी लेक्चर सुन सकते हैं। वो तो यूट्यूब या फिर अदर प्लेटफॉर्म पर फ्रीली अवेलेबल होते हैं, या फिर पैसे पे करके आप एसेस कर सकते हो। तो ऐसे में अपॉर्चुनिटी जो है लर्नर्स पा सकती हैं, एज वेल एज द एजुकेटर्स, टू इंटरेक्ट विद द पेयर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। एंड बेटर टाइम मैनेजमेंट भी आपका देखने को मिलता है कि वो अपने टाइम को एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं इन द ऑनलाइन एजुकेशन। लेकिन एक बात ये भी आपने देखा होगा, ऑनलाइन एजुकेशन के दौरान डिस्ट्रैक्शंस भी ज़्यादा हो सकती है। पता चला कि वीडियो देख रहे हो और नोटिफिकेशन आ रही है, ठीक है, मूवी की या फिर आपका व्हाट्सएप की। तो डिजिटल जो आपका कंटेंट है वो आपका जो कंसंट्रेशन है उसको भी अफेक्ट कर सकती है। उसके बाद आपका बेटर टाइम मैनेजमेंट, ये तो हमने देखा ही, एलोंग विथ डिमांड फॉर ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। तो इसकी जो डिमांड है वो बढ़ गई, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग का मतलब क्या हुआ कि बेसिकली आप जो है फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो एजुकेशन सर्विसेज को प्राप्त करने के लिए, बल्कि आप कोई रिमोट एरियाज में हो और आप डिजिटली एजुकेशन को एसेस कर रहे हो, यही है आपका डिस्टेंस लर्निंग, ठीक है। जैसे इग्नू है आपका, वो आपका डिस्टेंस लर्निंग प्रोवाइड करता है, या फिर और भी आपके इंस्टीट्यूशन से वो डिस्टेंस लर्निंग प्रोवाइड करता है, ठीक है, कि घर बैठे बैठे आप एजुकेट हो, सर्टिफिकेट प्राप्त करो, ये सब बात है। तो ये हमने देखा। अब बात करते हैं निगेटिव इम्पैक्ट की। तो निगेटिव इम्पैक्ट में पहली बात तो ये हुआ कि एजुकेशनल एक्टिविटी हैम्पर हुई, यानी कि स्कूल्स बंद थे, क्लास बंद थे, तो जाहिर सी बात है जो आपका एनुअल एग्जामिनेशन लिए जाते थे, असेसमेंट या फिर इंट्रेंस टेस्ट लिए जाते थे, वो आपका एक प्रकार से पोस्टपोन हुआ। हमने देखा भी है ना कि जो आपके बहुत सारे जो कॉलेज एग्जामिनेशन है या स्कूल एग्जामिनेशन है, अब उसमें ऐसे ही व्यक्ति को प्रमोट कर दिया गया, ठीक है, विदाउट एवेल्युएटिंग देयर परफॉर्मेंस, कि उन्होंने क्या सीखा क्या नहीं सीखा।
और बहुत सारे एग्जामिनेशन को तो पोस्टपोन कर दिया गया था, एंट्रेंस एग्जामिनेशन, यूपीएससी का भी तो एग्जामिनेशन बेसिकली एक्सटेंड हुआ था, पोस्टपोन नहीं हुआ था। ठीक है। और इसके बाद देख सकते हो अनप्रिपेयर्डनेस ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, बहुत सारे टीचर्स स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो डिजिटल टेक्नोलॉजी को एसेस करने में मुश्किल झेलते हैं, बिकॉज उन्होंने कभी ऐसा चीज़ें एसेस नहीं किया। तो जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आएंगे, चाहे वो पढ़ाने के लिए चाहे पढ़ने के लिए, तो जाहिर सी बात है जो आपका मेंटल पेन है, मेंटल स्ट्रेस है, वो झेल सकते हैं बिकॉज ऑफ द सडन ट्रांजिशन फ्रॉम फेस टू फेस लर्निंग टू ऑनलाइन लर्निंग। ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो पेरेंट्स रोल, यानी कि चलो अर्बन एरियाज में कुछ एजुकेटेड पेरेंट्स है, वो गाइड करते हैं बच्चों को कि हाँ ऐसे आपको एजुकेशन, डिजिटल एजुकेशन प्राप्त करनी है, इनसे पढ़ना है आपको। लेकिन जो पुअरर सेक्शंस है, ठीक है, जिनके पेरेंट्स वेल एजुकेटेड नहीं है, तो वो गाइड नहीं कर पाते बच्चों को टू टीच। ठीक है, ये बात निकल कर आती है। उसके बाद डिजिटल गैजेट्स, तो आप समझ सकते हो यहाँ से, आप ये बात निकाल कर देख लो कि पेरेंट्स का रोल कितना इम्पोर्टेंट होता है और पेरेंट्स की एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट होती है। अगर पेरेंट्स वेल एजुकेटेड है तो बच्चों का भी प्रॉपर केयर और एजुकेशन इंश्योर हो सकता है। ठीक है, तो ये बात है। एलोंग विथ डिजिटल गैजेट्स, तो इसके अंतर्गत जो आपका डिजिटल गैजेट्स है, वो जाहिर सी बात है रूरल एरियाज में इन सब चीज़ों की कमी है। यूँ कह सकते हो कि जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी कमी है, नो इंटरनेट एक्सेस या फिर लिमिटेड इंटरनेट या फिर स्पीड की कमी है। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ मनी अफोर्ड नहीं कर पाते कंप्यूटर, लैपटॉप्स या फिर सपोर्टिंग मोबाइल फोन्स। तो इसके कारण जो आपका डिजिटल डिवाइड के कारण जो आपका एजुकेशन डिवाइड बनकर आता है, वो एक चैलेंज क्रिएट करता है। ठीक है, तो डिजिटल डिवाइड के कारण आपका एजुकेशन गैप, एजुकेशन डिवाइड निकल कर आएगा बिटवीन द रूरल कम्युनिटी एंड द अर्बन कम्युनिटी, बिटवीन द पुअर पीपल एंड द रिच पीपल। ठीक है, उसके बाद रिच पुअर डिफरेंस भी बनेगी। ठीक है, बिकॉज जो एसेस कर पा रहे हैं उनके लिए तो ठीक है, उनके लिए तो अपॉर्चुनिटी ओपन होती जा रही है, लेकिन जो पुअर है हो सकता है वो एजुकेशन एसेस नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, ऑनलाइन बिकॉज ऑफ द, यूँ कह सकते हो कि पैसे की कमी के कारण, पैसों की तंगी के कारण, तो ये डिफरेंसेस और ज़्यादा बढ़ जाएगा। उसके बाद सीरियसली अफेक्टेड द एजुकेशनल असेसमेंट सिस्टम, यानी कि जो एजुकेशनल असेसमेंट सिस्टम कंडक्ट किए जाते थे टू टेस्ट द स्टूडेंट की उन्होंने क्या सीखा क्या नहीं सीखा वाया एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, वो सब पोस्टपोन हो गए और इंटरनल असेसमेंट सब कैंसिल हो गए। ठीक है, तो इसके कारण निगेटिव इम्पैक्ट डालेगा स्टूडेंट की लर्निंग पर, बिकॉज स्टूडेंट को पता ही कैसे चलेगा कि बेसिकली हमने क्या सीखा क्या नहीं सीखा अगर उसके लिए असेसमेंट एग्जामिनेशन ना कंडक्ट किए जाते हो। तो ये बात है। उसके बाद आप देख सकते हो गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिए हैं फॉर द एजुकेशन इन द कोविड-19 पैंडेमिक। तो एजुकेशन प्रमोट करने के लिए, डिजिटल एजुकेशन प्रमोट करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो पीएम ई विद्या पोर्टल के बारे में मैंने आपको बार बार करंट अफेयर्स में पढ़ाया है। इसके माध्यम से डिजिटल ऑनलाइन एजुकेशन प्रमोट किए जाते हैं, एसेसेबल बनाए जाते हैं टू द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। और स्वयं मुक्स MOOCs का फुल फॉर्म है आपका मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज, तो नाम से पता चल गया होगा। तो ऑनलाइन कोर्सेज को प्रमोट किए जाते हैं जिसको एक्सेस कर सकते हैं वेरियस स्टूडेंट्स, ठीक है, जो इनरोल करवाए हैं। एलोंग विथ समग्र शिक्षा स्कीम, इसके लिए बेसिकली समग्र शिक्षा अभियान आपने सुना भी होगा, ये जो गवर्नमेंट स्कूल सब है ना, ये सब समग्र शिक्षा स्कीम के ही अंतर्गत आते हैं। तो बेसिकली अब स्कूल तो बंद हो गई थी, तो किस प्रकार से स्टूडेंट की लर्निंग को कंटिन्यू करना है, इसके लिए गवर्नमेंट ने, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने मॉनेटरी एड दिया था स्टेट्स या यूटीज को कि भाई साहब आप ऑनलाइन लर्निंग प्रमोट करिए। कैसे, तो आप ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश करवाइए और ऑनलाइन टीचर ट्रेनिंग दीजिए, ताकि जो आपका टीचर है वो ऑनलाइन पढ़ा सके और जो बच्चे घर पर हैं वो एक्सेस कर सके कंटेंट को। उसके बाद प्रयागता गाइडलाइंस, आपको ही पता है ये आपका डिजिटल एजुकेशन के ऊपर था कि जो बच्चे डिजिटल एजुकेशन कर रहे हैं, है ना, उनको क्या क्या गाइडलाइंस प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने की ज़रूरत है। जैसे आपका आ, एक सर्टेन क्लास लेने के बाद सर्टेन ब्रेक सब की बात की जाती है इसमें। उसके बाद मनोदर्पण इनिशिएटिव साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रदान करने के लिए, ठीक है। उसके बाद दीक्षा पोर्टल आपने सुना भी होगा, ये आपका एक प्रकार से ई लर्निंग कंटेंट लाइब्रेरी कह सकते हो। स्टूडेंट्स यहाँ से वेरियस लर्निंग मटेरियल एक्सेस कर सकते हैं, टीचर्स भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो लेसन्स, वर्कशीट्स, टेक्स्ट बुक, ये सब है। उसके बाद है आपका नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, तो ये बात हो गई। उसके बाद पीजी पाठशाला देख लो आप, है ना,
ये बेसिकली पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए है, और ये यहाँ से जो पीजी स्टूडेंट्स हैं वो एक्सेस कर सकते हैं ई बुक्स, ऑनलाइन कोर्सेज, स्टडी मटेरियल्स। उसके बाद स्वयं पोर्टल आपको पता है, इसके तहत कोर्सेज प्रोवाइड की जाती हैं फॉर द स्कूल्स ऑफ क्लासेस 9 to 12 एज वेल एज हायर एजुकेशन, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट का हो, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में ही क्यों ना पार्टिसिपेट कर रहे हों, इन द सब्जेक्ट लाइक इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेज। तो ये सब तो बात है, ये आपको बस कीवर्ड याद रखना है, बाकी तो ऑब्जेक्टिव अपने आप लिख दोगे। तो क्या क्या इनिशिएटिव है? पीएम ई विद्या स्वयं पोर्टल समग्र शिक्षा स्कीम के तहत जो फंड दिए गए थे सो दैट वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इंश्योर कर सके अपने स्कूल में, ये काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है ना। तो डिजिटलाइजेशन ऑफ समग्र शिक्षा स्कीम। उसके बाद प्रयागता गाइडलाइंस, मनोदर्पण इनिशिएटिव, दीक्षा पीजी पाठशाला, स्वयं, इस सब बात है। आप देख सकते हैं इतने सारे इनिशिएटिव लिए गए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात वही होगी कि एक तो आपका जो गैजेट की एक्सेसिबिलिटी है, प्लस आपका जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में इंटरनेट कनेक्टिविटी, जो आपका प्राइस ऑफ द इंटरनेट कनेक्शंस अलॉन्ग विथ स्पीड, ठीक है, ये सब भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। साथ ही साथ ये जो आपका डिजिटल गैजेट्स के कॉस्ट है, मोबाइल हो, टैबलेट्स हो, ताकि जो बच्चे हैं, गरीब से गरीब बच्चे, वो भी एक्सेस कर सके और वो अपनी पढ़ाई जारी रख सके, ठीक है। तो ये सब बात निकल कर आती है। वे फॉरवर्ड वही है कि भाई साहब पर्सनल सुपरविजन करिए। पर्सनल सुपरविजन यानी कि चलो डिजिटल एजुकेशन हम दे रहे हैं, लेकिन अब हमें पता कैसे चले कि बच्चे कुछ सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे। तो जो आपके टीचर्स हैं, ठीक है, वो अपने आसपास के लोकेलिटी में जाएं, है ना, और पूरा डाटा जनरेट करें कि जो हम डिजिटल एजुकेशन के माध्यम से इन बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं तो वो सीख पा रहे हैं या नहीं सीख पा रहे हैं। सुपरवाइज करना जरूरी है, तो वीकली बेसिस पर जाके सुपरवाइज कर सकते हैं कि क्या परफॉर्मेंस निकल कर आ रहा है, ठीक है। साथ ही साथ न्यू एवेल्युएशन सिस्टम लानी पड़ेगी, ठीक है। जैसे क्वेश्चंस इस वे में फ्रेम करने चाहिए जहाँ पर स्टूडेंट्स को अपने माइंड से अप्लाई करने पड़े टू आंसर द क्वेश्चन, ना कि वो जो है इंटरनेट से कॉपी पेस्ट कर ले। क्योंकि असेसमेंट लेट से कि आपको ऑनलाइन सबमिट कर रहे हैं, तो कंटेंट हम कॉपी पेस्ट कर देंगे ऑनलाइन और आपको जमा कर देंगे, तो ऐसे में थोड़ी पता चलेगा कि उन्होंने क्या सीखा है क्या नहीं सीखा है। उसके बाद वैक्सीनेशन को प्रायोरिटाइज करिए ताकि जल्द से जल्द ये समस्या समाधान हो और अल्टीमेटली जो आपका स्कूल है वो ओपन हो। तो कंक्लूजन वही है कि देयर इज एन अर्जेंट नीड टू टेक एफर्ट्स ऑन मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, और इंडिया को इंश्योर करना पड़ेगा कि ऑल चिल्ड्रन मस्ट हैव द सस्टेनेबल एक्सेस टू लर्निंग ड्यूरिंग द पैंडेमिक कोविड-19, ठीक है। और ये जो आपका डिजिटल डिवाइड है, लर्निंग गैप है, वो सब खत्म करने की ज़रूरत है। और ध्यान रखना है, मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको कंक्लूजन लिखने में परेशानी हो तो आपका जो एसडीजी गोल्स है वो आपको ध्यान रखना है। तो शुरुआत में हमने एक एसडीजी गोल देखा था, यहाँ पर देख लो, है ना, क्वालिटी एजुकेशन SDG 4। तो वहाँ पर आप क्या करोगे, इंक्लूसिव क्वालिटी एजुकेशन। इंक्लूसिव में क्या होगा कि जो गरीब है अमीर है ना, उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। जो गरीब है वो भी क्वालिटी एजुकेशन एसेस करेंगे और जो अमीर है वो भी क्वालिटी एजुकेशन एसेस करेंगे। तो जब एजुकेशन हमारा इंक्लूसिव होगा तो जो है हर सेक्शन के बच्चे, ठीक है, चाहे आपका फिजिकली हैंडीकैप्ड ही क्यों ना हो, या फिर आपके वोमेन ही क्यों ना हो, चाहे आपके पुअरर सेक्शंस ऑफ द पीपल ही क्यों ना हो, वो सब एसेस करें क्वालिटी के साथ, और सबकी एक जो अपॉर्चुनिटी है, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, वो सब बढ़े, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़े, ठीक है, ताकि वो वेल डेवलप्ड ह्यूमन रिसोर्सेज में तैयार हो सके। तो ये हमने फ्रेंड्स टोटल डिस्कस किया। होप यू अंडरस्टूड माई पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में हम देखने वाले हैं अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है, कौन सा टॉपिक है, इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन कल्चर एंड ट्रेडिशन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, ठीक है, ध्यान रखना है आपको, जो हम आगे देखने वाले। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। कैसे लगी लेक्चर सीरीज जरूर बताना, एंड बस आप शेयर करते रहिए अपने फ्रेंड सर्कल के बीच, और हम इसी प्रकार से आपकी मदद करते रहेंगे, ठीक है। आपका जो सोसाइटी है वो कुछ दिनों के बाद टॉपिक खत्म हो जाएगा। एनालिसिस वाला वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।